Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology IT code 802. आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 जावा के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स दोनों टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। बेसिकली अभी तक हमने 1 मार्क एंड 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं जावा के लिए एंड इसके बाद जो क्वेश्चंस गिवन है 3 एंड 4 मार्क्स में उसमें कुछ क्वेश्चंस कोडिंग से हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो एक साथ डिस्कस कर रहे हैं सो दैट जो भी कोडिंग के क्वेश्चंस हैं कोडिंग से रिलेटेड हैं वो हम आगे कोडिंग क्वेश्चन आंसर वीडियो में डिस्कस कर सकें। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन आंसर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ओके, लेट अस प्रोसीड विद टुडेस वीडियो ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दो ऑपरेटर्स गिवन हैं, दोनों के बीच डिफरेंस बताना है एंड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन है तो हमें टेबुलर फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है, इससे हमारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेटर की। हम यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस बता रहे हैं तो सबसे पहले हम दोनों का नेम बताएंगे। ये है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन ये है इक्वल टू ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए। ये सिंपली असाइन करता है वैल्यू को। मींस जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है इंट a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम a को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5, मतलब हमने ये वैल्यू a को दे दी है, असाइन कर दी है। इसलिए हम इसे कह रहे हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद ये है इक्वल टू ऑपरेटर। ये टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या फिर नहीं। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है या फिर वेरिएबल गिवन है एंड यहाँ पर भी गिवन है। अब हम ये चेक करेंगे इस ऑपरेटर के साथ कि क्या दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं तो हमें ट्रू आंसर मिलता है, और अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो हमें फॉल्स आंसर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए एंड ये यूज किया जाता है वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सब पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हमें एरे को डिफाइन करना है। एरे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। मींस जब हम सिर्फ वेरिएबल की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं एंड यहाँ पर वैल्यू तो चेंज हो सकती है बट कितनी वैल्यू स्टोर रहेंगी, सिर्फ एक। बट अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है सेम डेटा टाइप के लिए तो इसके लिए हम यूज करते हैं एरेज। ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल प्रोवाइड किया है, ये एक एरे डिक्लेरेशन है। मींस जिस तरह से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है उसी तरह से आप यहाँ पर एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पर थोड़े से एडिशनल स्टेप्स हैं। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है डेटा टाइप, देन यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये इंडिकेट करता है कि आप एक एरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एरे का नेम लिखना है, फिर यहाँ पर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, फिर यहाँ पर लिखना है न्यू कीवर्ड, देन यहाँ पर लिखना है अगेन डेटा टाइप एंड फिर ये क्या है, ये है साइज। साइज का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में प्रेजेंट है, ये चीज हमें यहाँ पर पता चलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है एंड साथ ही उनके टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। डेटा मेंबर्स की सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है बिकॉज इसी की हेल्प से हम एक्सेस मॉडिफायर को समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं डेटा मेंबर्स की, बाय डिफॉल्ट हम क्लास के बाहर डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने डेटा मेंबर को स्पेसिफिकली डिक्लेयर नहीं किया है प्राइवेट या पब्लिक, बाय डिफॉल्ट क्या है, वो पब्लिक है। पब्लिक होने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वो क्लास के बाहर और अंदर दोनों जगह विजिबल होते हैं। ठीक है, ये होता है पब्लिक मेंबर। बट प्राइवेट मेंबर क्या होता है, प्राइवेट मेंबर एक ऐसा मेंबर होता है जो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा जिस क्लास में उसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, हम जानते हैं क्लास में डेटा मेंबर्स होते हैं। अगर हमने उस डेटा मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है हमने उसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज किया है। ठीक है, यहाँ
पर एक्सेस मॉडिफायर चेंज करने से क्या मतलब है, हम उसका एक्सेस मॉडिफाई कर रहे हैं, ये चीज मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो क्लास के बाहर एक्सेस हो पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, अगर हम क्लास के बाहर एक्सेस देना चाहते हैं तो हम पब्लिक सेट करते हैं, और अगर हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं देना चाहते तो हम प्राइवेट सेट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें जावा के बारे में एक्सप्लेन करना है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस ओओपी लैंग्वेज क्यों कंसिडर की जाती है, एंड साथ ही हमें डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है एग्जांपल की हेल्प से। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ओओपी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स देंगे एंड फिर ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसलिए जावा एक ओओपी लैंग्वेज है। ठीक है, तो सबसे पहले ओओपी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिसमें एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं सो दैट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एंड यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। सो इंस्टेंस होने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्लास एक टेम्पलेट मींस ब्लूप्रिंट की तरह होती है जिसमें से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लास हमें सिर्फ इतना बताएगी कि डेटा मेंबर्स क्या हैं, मेथड मेंबर्स क्या हैं। ठीक है, बट जब हमें एक्चुअल डेटा मेंबर की वैल्यू स्टोर करनी है, हमें एक्चुअली उस वैल्यू को एक्सेस करना है मेथड मेंबर के थ्रू, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट में ही एक्चुअल डेटा वैल्यू आती है एंड हम ऑब्जेक्ट से ही उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जावा में हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है जैसे जे टेक्स्ट फील्ड, जे लेबल, ये सभी क्या हैं, ये क्लासेस हैं। एंड इन सभी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जे टेक्स्ट फील्ड 1, जे लेबल 1। सो ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ये ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। हमें क्लास में सिर्फ इतना बताया गया है कि डेटा मेंबर क्या है और मेथड मेंबर क्या है, बट एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर आएगी, ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, देन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेथड मेंबर्स के बारे में। सो मेथड मेंबर्स जैसे सेट टेक्स्ट, सेट एनेबल्ड, सब स्ट्रिंग, ये सभी क्या हैं, ये मेथड मेंबर्स हैं। एंड ये सभी प्रेजेंट कहाँ पर हैं, ये सभी प्रेजेंट हैं इन क्लास, बट जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे तो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेक्स्ट, एनेबल्ड, एडिटेबल। सो ये प्रॉपर्टीज कहाँ पर स्पेसिफाइड होंगी, ये स्पेसिफाइड होंगी क्लास में, बट हम इनको एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, सो जब हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मतलब हमने सिर्फ ये बताया कि डेटा मेंबर क्या है, तो वो चीज है क्लास में, बट जब हम उसकी एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तब हम उसे कहाँ पर स्टोर करते हैं, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सो देखिए, जब हम जावा कंपाइलर की बात करते हैं, सो जावा कंपाइलर एक नॉर्मल कंपाइलर की तरह वर्क नहीं करता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है। मींस यहाँ पर हम जावा कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड हम जावा कोड को जावा बाइट कोड में कंपाइल करते हैं। ठीक है, सो ये कौन कर रहा है, ये जावा कंपाइलर करता है, जावा कोड को जावा बाइट कोड में कंपाइल। ठीक है, इसके बाद ये जो बाइट कोड मिला है, अब जब हम किसी भी कंप्यूटर पर रन करेंगे तो अगर वहां पर जावा इंटरप्रेटर JVM मींस जावा वर्चुअल मशीन प्रेजेंट है, सो ये इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देती है मशीन कोड में और फिर उसे एग्जीक्यूट करती है। सो यहाँ पर ये जो हमने एक्स्ट्रा स्टेप लिया है जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करने का, इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन जाती है, मतलब अब हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, सो हमें बस क्या करना है, हमें जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कंपाइल करना है एंड फिर वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं जिस पर JVM रनिंग है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एंड हाईली पोर्टेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दो रिलेशनल ऑपरेटर एंड दो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताना है। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पर अभी ये हमने डिस्कस किया था, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ट्रू आंसर मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। देन ये है नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि A एंड B इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर A एंड B इक्वल नहीं है तब हमें ट्रू मिलता है और अगर इक्वल है तो फॉल्स मिलता है। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स,
सबसे पहले लॉजिकल एंड, सो इसमें हमें यहाँ पर भी एक कंडीशन गिवन होगी एंड यहाँ पर भी। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तब हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है या फिर दोनों ही फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलता है। देन ये है लॉजिकल और यूज किया जाता है जब हमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए, मींस या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, एंड कोई भी अगर ट्रू होगी तो उस केस में हमें आंसर ट्रू मिलेगा, बट अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो उस केस में फॉल्स मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सब पार्ट्स गिवन है, हमें वेट मेथड एक्सप्लेन करना है जो जावा थ्रेड्स में यूज किया जाता है। सो वेट मेथड नेम से ही इंडिकेट होता है, ये वेट करने के लिए यूज किया जाएगा। मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर थ्रेड दूसरे थ्रेड के एग्जीक्यूशन स्टॉप होने के बाद ही अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे, ऐसे में हम वेट मेथड का यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर सेट प्रायोरिटी मेथड के बारे में एक्सप्लेन करना है एंड प्रायोरिटी लेवल्स की रेंज भी बतानी है। सो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर थ्रेड को हायर प्रायोरिटी पर रखना है, इसके लिए हम उसका प्रायोरिटी लेवल चेंज कर सकते हैं यूजिंग सेट प्रायोरिटी मेथड, एंड इसके लेवल्स 1 से 10 तक होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंटेक्स एरर को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले सिंटेक्स एरर क्या है, जब हम सिंटेक्स में कोई गलती करते हैं, मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं, एंड अगर हम करेक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते, करेक्ट सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते, तो उस केस में हमें सिंटेक्स एरर मिलता है। जैसे कहीं पर सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने वहां पर सेमीकोलन लगा दिया, या फिर कहीं पर रिक्वायरमेंट थी और आप वहां पर लगाना भूल गए हैं, तो ये सभी सिंटेक्स एरर होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए प्रोवाइड किया गया है वाइल लूप। सो आपको पता होना चाहिए कि जब वाइल लूप की कंडीशन लिखी जाती है तो इसके बाद जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सो ये स्टेटमेंट इसी लूप का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ये सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि अब आपने इसे इस लूप का पार्ट नहीं रखा, आपने स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड कर दिया, इस वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, इस वजह से ये बन जाएगी नल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सिंटेक्स एरर किया है, जहां पर सेमीकोलन नहीं लगाना था वहां पर लगा दिया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है कंस्ट्रक्टर के बारे में एंड साथ ही इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करने हैं। सो कंस्ट्रक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड मेंबर है, मींस जिस तरह से हमने बाकी मेथड पढ़े हैं उसी तरह से ये भी एक मेथड ही होता है, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, मींस अगर हमें डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है या फिर कोई और इनिशियलाइजेशन करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, तब हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। देन फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा, इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है एंड इसमें पैरामीटर लिस्ट ऑप्शनल होती है। देन अगर आपको कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर को सेपरेटली कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन दोनों को डिफाइन करना है एंड साथ ही फाइनली के बारे में भी बताना है। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है, सिंपल टर्म्स में एक्सेप्शन एक एरर है, मींस एक ऐसी एरर सिचुएशन जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि प्रोग्राम में आ सकती है एंड उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाती, अनएक्सपेक्टेडली रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम, इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम पहले से प्रेडिक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है एंड उसको किस तरह से डील करना है, ये चीज हम पहले से ही बता देते हैं थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड इसकी वजह से जो टर्मिनेशन है वो अनएक्सपेक्टेडली नहीं होता है, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही होता है। ओके, यहाँ पर फाइनली ब्लॉक के बारे में भी पूछा गया है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑप्शनल है एंड ये तब एग्जीक्यूट किया जाएगा जब ट्राई ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा, एंड ये बेसिकली यूज क्यों किया जाता है,
एक क्लीन अप कोड का काम करता है ये। मींस अगर कहीं पर कोई रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, लाइक हमने यहाँ पर बताया कि ट्राई ब्लॉक से एग्जिट करने के बाद हम इसको यूज करने वाले हैं, तो अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी रिसोर्सेज एलोकेटेड है तो वो फ्री अप हो पाए, इसके लिए हम यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक। ठीक है, सो ये क्लीन अप कोड का काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन सब पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हमें बताना है जावा में असर्शंस को किस तरह से एनेबल करते हैं कोड को डीबग करने के लिए। सो असर्शंस एनेबल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट असर्शंस डिसेबल्ड होती हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो अगर आपको रन टाइम पर असर्शंस को एनेबल करना है, इसके लिए आप कमांड लाइन में ईए ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, ईए मीन्स एनेबल असर्शन। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द टू वेज टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो थ्रेड को दो वेज से बना सकते हैं। सबसे पहला थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हुए एंड देन रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हुए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है इंटीजर रैपर क्लास का ऐसा कौन सा मेंबर फंक्शन है जो इंट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें अलग अलग टाइप के डिक्लेरेशंस की, जैसे सबसे पहले हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करते हुए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। सो यहाँ पर इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली वेरिएबल को ही यूज करना होगा। बट अगर हम रैपर क्लास का यूज करते हुए डिक्लेयर करते हैं, उस केस में हम इस वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे एंड इसके लिए हमें यूज करना होगा इंटीजर रैपर क्लास का इंट वैल्यू मेंबर फंक्शन। एंड ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल बी वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हमने ये बताया है कि जब भी आप रैपर क्लास के थ्रू डिक्लेरेशन करते हैं तो आप उस वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर इंटीजर रैपर क्लास को यूज किया गया था, तो इसलिए इसकी इंट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना होगा इंट वैल्यू मेंबर फंक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है एंड इसी के साथ हमारे जावा के थ्योरी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन आंसर्स फॉर जावा एंड उसके बाद आपका कोई भी कोडिंग से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कोडिंग में डाउट है, इसलिए हम सभी क्वेश्चंस एक जगह पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को सीक्वल कोडिंग की वीडियो चाहिए सो वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। For notes, PYQs and sample papers, you can refer to all-in-one book, and for sample papers, you can refer to sample paper book. The links are given in the description. Bye everyone.